हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का हिस्ट्री करेंगे और टॉपिक का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमने कल स्टार्ट किए थे, कल आधे किए थे, आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम। तो जो नवाब्स थे अवध और बंगाल के, उन्होंने एक कोशिश की कि जागीरदारी सिस्टम को मतलब उससे पीछा छुड़ाया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने ऐसा कोशिश क्यों किया? तो आंसर है, द नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल्स इन देयर स्टेट्स। तो जो नवाब्स थे अवध और बंगाल के, उन्होंने कोशिश की जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म करने की, इसलिए ताकि जो मुगल्स का इन्फ्लुएंस हो उनके स्टेट्स में, अवध और बंगाल में, वो कम हो जाए। तो सिक्स क्वेश्चन है, हाउ वर द सिख्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी। जो सिख थे वो कैसे 18th सेंचुरी में ऑर्गेनाइज थे? तो आंसर है, इन द 18th सेंचुरी अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स द सिख्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ number of bands called jathas and later missals. Their combined forces were known as the Grand Army Dal Khalsa. The entire body met at Amritsar during Baisakhi and Diwali to take collective decisions known as resolutions of the Guru. Gurmataz, a system called Rakhi, was also introduced to offer protection to cultivators on the payment of a tax of 20% of the produce. तो 18th सेंचुरी में क्या था कि बहुत सारे एबल लीडर्स आए थे। उनकी लीडरशिप में जो सिख्स थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत सारे बैंड्स बनाए थे जिनको जथास बोलते थे, फिर बाद में उनको मिसल्स कहा जाने लगा। तो उनकी फोर्सेस जब कंबाइन हुई तो वो एक ग्रैंड आर्मी बन गई जिसको दल खालसा कहा जाता था। तो जो पूरी बॉडी थी वो अमृतसर में मिलती थी दो फेस्टिवल्स के टाइम पे, बैसाखी और दिवाली के टाइम पे, ताकि वो कलेक्टिव डिसीजंस ले सके। और उन कलेक्टिव डिसीजंस को वो क्या कहते थे? रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु या गुरमथास भी कहते थे। फिर बाद में इन्होंने एक सिस्टम निकाला, राखी का इंट्रोड्यूस किया, ताकि इस सिस्टम के अंडर वो क्या करते थे? कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे और उसके बदले में उनसे 20% टैक्स लेते थे। अब सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मराठास वांट टू एक्सपैंड बियॉन्ड द डेक्कन। तो जो मराठास थे वो क्यों चाहते थे कि वो डेक्कन के भी आगे एक्सपैंड हो जाए, मतलब वो अपना एक्सटेंड करें रूल। तो आंसर, द मराठास वांटेड टू एक्सपैंड बियॉन्ड द डेक्कन इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मुगल इन्फ्लुएंस. By the 1720s, they seized Malwa and Gujarat from the Mughals, and by the 1730s, the Maratha king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. मराठास एक्सपैंड होना चाहते थे डेक्कन के भी आगे, इसलिए ताकि वो मुगल्स का इन्फ्लुएंस कम कर सके। तो 1720s तक आते आते इन्होंने मालवा और गुजरात को भी सीज़ कर लिया, मतलब छीन लिया मुग़ल से। और 1730s तक मराठा किंग जो था उसको एज ओवरलॉर्ड रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा पूरे डेक्कन पेनिनसुला में। अब 8th क्वेश्चन है, व्हाट वर द पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय आसफ जाह टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। आसफ जाह थे, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी ताकि वो अपनी पोजीशन को और मजबूत बना सके। आंसर है, आफ्टर बीइंग द एक्चुअल रूलर ऑफ द डेक्कन, आसफ जाह बिगेन टू अडॉप्ट सम पॉलिसीज़ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। पहला, ही ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया who welcomed the new opportunities in the south. Second, he appointed mansabdars and granted jagirs. Third, he ruled independently without Mughal interference. The Mughal emperor merely confirmed the decisions already taken by Asaf Jah. तो जब आसफ जाह एक्चुअल रूलर बने डेक्कन के, तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की ताकि वो अपना जो पोजीशन है उसको और मजबूत बना सके। पहला ये था कि उन्होंने स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को नॉर्दर्न इंडिया से बुलाया, जिन्होंने इन नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम किया साउथ में। दूसरा, इन्होंने बहुत सारे मनसबदार्स अपॉइंट किए और उनको जागीर्स ग्रांट की। थर्ड है, उन्होंने रूल भी इंडिपेंडेंट किया बगैर मुग़ल इंटरफेरेंस के।
तो जो आसफ जाह डिसीजंस लेते थे उसमें जो मुग़ल एम्परर था वो मतलब इंटरफेरेंस नहीं करते थे उनके डिसीजंस में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और आपकी हिस्ट्री भी ख़त्म होती है। तो थैंक यू।